चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 12 के स्वतंत्र भारत में राजनीतिक वाले पुस्तक के 7 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। जैसे कुछ परिचय देख लें तो आज़ादी के बाद के पहले दशक में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चली। हमने इसके बारे में इस किताब में पहले ही अध्ययन करे हैं और लेकिन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया एक ही बार में पूरी नहीं हो जाती और वक्त गुजरने के साथ नई चुनौतियाँ आई और कुछ पुरानी समस्याएं ऐसी थी कि उनका समाधान पूरी तरह से न हो सका था। और लोकतंत्र के रास्ते पर जैसे जैसे हम बढ़े वैसे वैसे अलग अलग इलाकों के लोगों में स्वायत्तता की भावना पैदा हुई। कभी कभी स्वायत्तता की आकांक्षा की अभिव्यक्ति भारत में संघीय ढांचे के हदों को पार करके भी हुई और स्वायत्तता की ऐसी आकांक्षाएं ने कभी कभी हिंसक रूप लिया और संघर्ष लंबा खींचा। इस संघर्ष में लोगों ने आक्रामक के तेवर अपनाए और बहुधा हथियार भी उठाए। यह नई चुनौती 1980 के दशक में पूरी ताकत के साथ उभरी थी और इस चुनौती तक जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग अपनी अंतिम सांसें ले चुका था और केंद्र में थोड़ी बहुत राजनीतिक स्थिरता की स्थिति थी। और इस दशक को कुछ बड़े संघर्ष और समझौते के दशक के रूप में याद किया जाता है। और इस दशक में असम, पंजाब, मिजोरम और जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं ने शर उठाया और सरकार को बड़े जतन के साथ समझौते करने पड़े। और इस अध्याय में हम इन्हीं मामलों के बारे में पढ़ेंगे ताकि इन सवालों को उठा सके, जैसे क्षेत्रीय आकांक्षाएं और उनसे उपजे तनाव को किन कारणों से बल मिलता है और भारत सरकार ने ऐसी चुनौती और तनावों के प्रति क्या कदम उठाया। उसके बाद लोकतांत्रिक अधिकारों और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन साधने में किस किस्म की कठिनाइयाँ आती है। उसके बाद लोकतंत्र में विविधताओं के बीच एकता कायम करने के लिहाज से हमें क्या सीख मिलती है। देखते हैं क्षेत्र और राष्ट्र के बारे में देखते हैं। 1980 के दशक को स्वायत्तता की मांग के दशक के रूप में भी देखा जा सकता है और इस दौर में देश के नए हिस्से में स्वायत्तता की मांग उठी और इसने संवैधानिक हदों को पार भी किया और इस आंदोलन में शामिल लोगों ने अपनी मांग के पक्ष में हथियार उठाए। सरकार ने उनको दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की और इस क्रम में राजनीतिक तथा चुनावी प्रक्रिया अवरुद्ध हुई। आश्चर्य नहीं कि स्वायत्तता की मांग को लेकर चले अधिकतर संघर्ष लंबे समय तक जारी रहे और इस संघर्ष पर विराम लगने के लिए केंद्र सरकार को सुलभ की बातचीत का रास्ता अख्तियार करना पड़ा और अथवा स्वायत्तता के आंदोलन की अगुवाई कर रहे समूहों से समझौते करने पड़े। बातचीत की एक लंबी प्रक्रिया के बाद ही दोनों पक्षों के बीच समझौता हो सका। बातचीत का लक्ष्य यह रखा गया कि विवादों के मुद्दे को संविधान के दायरे में रखकर निपटा लिया जाए और हर समझौते पर पहुंचने की यह यात्रा बड़ी दुर्गम रही और इसमें जब तब हिंसा के स्वर उभरे। देखते हैं भारत सरकार का नजरिया क्या है। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया और भारत के संविधान के बारे में पढ़ते हुए विविधता के एक बुनियादी सिद्धांत की चर्चा हमारी नज़रों से बार बार गुजरते हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों और भाषाई समूहों को अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। हमने एकता की भावधारा से बंधे एक ऐसे सामाजिक जीवन के निर्माण का निर्णय लिया जिसमें इस समाज को आकार देने वाली तमाम संस्कृतियों की विशिष्टता बनी रहे। भारतीय राष्ट्रवाद ने एकता और विविधता के बीच संतुलन साधने की कोशिश की। राष्ट्र का मतलब यह नहीं है कि क्षेत्र को नकार दिया जाए। इस अर्थ में भारत का नजरिया यूरोप के कई देशों से अलग रहा जहां संस्कृति विभिन्नता के राष्ट्र की एकता के लिए खतरे के रूप में देखा गया और भारत ने विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया। लोकतंत्र में क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीतिक अभिव्यक्ति की अनुमति है और लोकतंत्र क्षेत्रीयता को राष्ट्र विरोध नहीं मानता और इसके अतिरिक्त लोकतांत्रिक राजनीति में इस बात के पूरे अवसर होते हैं कि विभिन्न दल और समूह क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा अथवा किसी खास क्षेत्रीय समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी करें और इस तरह लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और बलवती होती हैं। साथ ही लोकतांत्रिक राजनीति का अर्थ यह है कि क्षेत्रीय मुद्दे और समस्याओं पर नीति निर्माण की प्रक्रिया में समुचित ध्यान दिया जाए और उन्हें इसमें भागीदारी दी जाए।
ऐसी व्यवस्था में कभी कभी तनाव या परेशानियां खड़ी हो सकती है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्र एकता के सरोकार क्षेत्रीय आकांक्षाओं की जरूरतों पर भारी पड़े। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्षेत्रीय सरोकारों के कारण राष्ट्र की बृहत्तर आवश्यकताओं से आंख मूंद ले। और जो राष्ट्र चाहते हैं कि विविधताओं का सम्मान हो, साथ ही राष्ट्र की एकता भी बनी रहे, वहाँ क्षेत्रों की ताकत, उनके अधिकार और अलग अस्तित्व के मामले पर राजनीतिक संघर्ष का होना एक आम बात है। तनाव के दायरे के बारे में देखें। आपने पहले अध्याय में पढ़ा था कि आज़ादी के तुरंत बाद हमारे देश को विभाजन, विस्थापित देशी रियासतों के विलय और राज्यों के पुनर्गठन जैसे कठिन मसले से जूझना पड़ा। देश और विदेश के अनेक पर्यवेक्षणों का अनुमान था कि भारत एकीकृत राष्ट्र के रूप में ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएगा। आज़ादी के तुरंत बाद जम्मू कश्मीर का मसला सामने आया। यह सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का मामला नहीं था। कश्मीर घाटी के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं का सवाल भी इससे जुड़ा हुआ था। वह ठीक इसी तरह पूर्वोत्तर कुछ भागों में भारत का अंग होने के मसले पर सहमति नहीं थी और पहले नागालैंड में और फिर मिजोरम में भारत से अलग होने की मांग करते हुए जोरदार आंदोलन चले। दक्षिण भारत में भी द्रविड़ आंदोलन से जुड़े कुछ समूहों ने एक समय अलग राष्ट्र की बात उठाई थी। अलगाव के इस आंदोलन के अतिरिक्त देश में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग हुए। जन आंदोलन चले। मौजूदा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे ही ऐसे ही आंदोलन वाले राज्य हैं। और दक्षिण भारत के कुछ हिस्से, खासकर तमिलनाडु में हिंदी की राजभाषा बनने के खिलाफ विरोध आंदोलन चला। 1950 के दशक के उत्तरार्ध में पंजाब भाषी लोगों ने अपने लिए एक अलग राज्य बनाने की आवाज उठानी शुरू कर दी। उनकी मांग आखिरकार मान ली गई और 1966 में पंजाब और हरियाणा नाम से राज्य बनाए गए। बाद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन हुआ। कहा जा सकता है कि विविधता की चुनौती से निपटने के लिए देश के अंदरूनी सीमा रेखाओं का पुनर्निर्धारण किया गया है। बहरहाल इस प्रयासों का मतलब यह नहीं था कि हर परेशानियों का हमेशा के लिए हल निकल आया। और कश्मीर और नागालैंड जैसे कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां इतनी विकट और जटिल थी कि राष्ट्र निर्माण के पहले के दौर में इनका समाधान नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त पंजाब, असम और मिजोरम में नई चुनौतियां उभरी। आइए हम इन मामलों पर तनिक विस्तार से बात करें और इसके साथ साथ राष्ट्र निर्माण के क्रम में पेश आई कुछ पुरानी कठिनाइयों और उन्हीं के उदाहरणों को याद करने की कोशिश करें। ऐसे मामलों में मिली सफलता या विफलता सिर्फ अतीत के अध्ययन के लिए या एक जरूरी प्रस्थान बिंदु नहीं, बल्कि भारत के भविष्य को समझने के लिए एक जरूरी सबक भी है। जम्मू और कश्मीर के बारे में देखें। आपने जैसे कि पहले गत वर्ष पढ़ा है, जम्मू और कश्मीर को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था, परंतु इसके बावजूद भी जम्मू और कश्मीर को हिंसा, सीमा पार का आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता झेलनी पड़ी और इसका अतिरिक्त तथा बाहरी प्रभाव भी सामने आया। इसके परिणाम स्वरूप कई लोग भी मारे गए जिसमें निर्दोष नागरिक शामिल थे, सुरक्षा कर्मी और उग्रवादी भी शामिल थे। इसके अलावा कश्मीर घाटी से बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का पलायन भी हुआ। जम्मू और कश्मीर की 3 सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रीय जम्मू कश्मीर और लद्दाख से बना हुआ है। और जम्मू क्षेत्र में छोटी पहाड़ी और मैदानी भाग है और इसमें कुछ प्रमुख रूप से हिंदू रहते हैं और मुसलमान, सिख और अन्य मतों के लोग भी रहते हैं। कश्मीर क्षेत्र में मुख्य रूप से कश्मीर घाटी है। यहाँ रहने वाले अधिकांश कश्मीरी मुसलमान हैं और शेष हिंदू, सिख और बौद्ध तथा अन्य हैं। लद्दाख मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र है। इसकी जनसंख्या बहुत कम है, जिसमें लगभग बराबर संख्या में बौद्ध और मुसलमान भी है। समस्या के जड़ क्या है? 1947 से पहले जम्मू और कश्मीर यानी JNK एक राजसी रियासत थी और इसके शासक महाराजा हरि सिंह भारत या पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे, बल्कि अपनी रियासत के लिए स्वतंत्र दर्जा चाहते थे। पाकिस्तानी नेताओं ने सोचा कि कश्मीरी क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा है क्योंकि रियासत की अधिकांश आबादी मुसलमान थी और परंतु उस रियासत के लोगों ने इसे इस तरह नहीं देखा। उन्होंने सोचा कि सबसे पहले वे कश्मीरी हैं और क्षेत्रीय अभिलाषा का यह मुद्दा कश्मीरियत कहलाता है। अब राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में चलाया गया लोकप्रिय आंदोलन महाराजा से छुटकारा पाना चाहता था और साथ ही पाकिस्तान में शामिल होने के विरुद्ध था।
नेशनल कॉन्फ्रेंस एक धर्मनिरपेक्ष संगठन था और इसके कांग्रेस के साथ लंबे समय से संबंध था और शेख अब्दुल्ला नेहरू सहित कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने के व्यक्तिगत मित्र थे। और अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए अपनी सिर्फ एक कबायली घुसपैठी भेजी थी और उस समय महाराजा को भारतीय सैनिक सहायता देने के लिए बाध्य किया गया। भारत ने सैनिक सहायता दी और कश्मीर घाटी से घुसपैठियों को वापस खदेड़ा था, परंतु यह तभी हुआ जब महाराजा ने भारत सरकार के साथ बिले प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और उसके बाद चूंकि पाकिस्तान ने राज्य के एक बड़े हिस्से पर नियंत्रण जारी रखा, इसलिए मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया गया और जिसने दिनांक 21 अप्रैल 1948 के अपने प्रस्ताव में मामले को निपटाने के लिए 3 चरणों वाली प्रक्रिया की अनुशंसा की। पहला, पाकिस्तान को अपने वे सारे नागरिक वापस बुलाए थे जो कश्मीर में घुस गए थे। दूसरा, भारत को धीरे धीरे अपनी फौज कम करनी थी ताकि कानूनी व्यवस्था बनी रहे। तीसरा, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जनमत संग्रह कराया जाना था, परंतु इस प्रस्ताव के अंतर्गत कोई प्रगति न हो सकी। इसी बीच मार्च 1948 में शेख अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री बन गए और जबकि भारत के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत उसे अस्थायी स्वायत्तता देने के लिए सहमत हो गया और उस समय राज्य में सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री कहलाता था। यह द्रविड़ आंदोलन के बारे में देखें। उत्तर हर दिन बढ़ता जाए और दक्षिण दिन दिन घटता जाए, ये नारा है। और पर से ये है, इनके बारे में थोड़ा देख लें। ईवी रामास्वामी नायर, इनका जन्म हुआ था 1879 में, मृत्यु 1973 में हुआ था। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध है। और उसके बाद उन्नीश्वरवाद के प्रबल समर्थक है, जाति विरोधी आंदोलन एवं द्रविड़ अस्मिता के उद्भावक है और राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में किया और आत्मसम्मान आंदोलन के जनक भी 1925 में थे। उसके बाद ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। जश्न पार्टी के कार्यकर्ता और द्रविड़ कस्टम की स्थापना की। हिंदी और उत्तर भारतीय वर्चस्व का विरोध किया। उत्तर भारतीय लोग एक ब्राह्मण द्रविड़ों से अलग आर्य हैं और इस मत का प्रतिपादन किया है। देखते हैं द्रविड़ आंदोलन। तो यह द्रविड़ आंदोलन की एक बेहद लोकप्रिय नारे हैं जो हिंदी का रूपांतरण है कि उत्तर भारत दिन दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। और यह आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलन में सबसे ताकतवर आंदोलन था। भारतीय राजनीति में यह आंदोलन क्षेत्रीयतावाद भावनाओं की सर्वप्रथम और सबसे प्रबल अभिव्यक्ति था। हालांकि आंदोलन के नेतृत्व वर्ग के एक हिस्से की आकांक्षा एक स्वतंत्र द्रविड़ राष्ट्र बनाने की थी, पर आंदोलन ने कभी सशक्त संघर्ष की राह नहीं अपनाई। नेतृत्व ने अपनी मांग आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक बहसों और चुनावी मंच का ही इस्तेमाल किया। द्रविड़ आंदोलन की बागडोर तमिल समाज सुधारक ईवी रामास्वामी नायर पेरियार के हाथों में थी और इस आंदोलन से एक राजनीतिक संगठन द्रविड़ कस्टम का सूत्रपात हुआ और यह संगठन ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध करता था तथा उत्तरी भारत की राजनीति, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व को नकारते हुए क्षेत्रीय गौरव की प्रतिष्ठा पर जोर देता था। और प्रारंभ में द्रविड़ आंदोलन समग्र दक्षिण भारतीय संदर्भ में अपनी बात रखता था, लेकिन अन्य दक्षिणी राज्यों से समर्थन न मिलने के कारण यह आंदोलन धीरे धीरे तमिलनाडु तक ही सिमट कर रह गया था। बाद में द्रविड़ कस्टम को धरों से बट गया और आंदोलन की समूची राजनीतिक विरासत द्रविड़ मोनेत्र कस्टम के पाले में केंद्रित हो गया। 1953 से 54 के दौरान डीएमके ने 3 सूत्रीय आंदोलन के साथ राजनीति से कदम रखा और आंदोलन की 3 मांगे थी। पहली, कुलाकुडी नाम रेलवे स्टेशन का नया नाम डालमियापुरम निरस्त किया जाए और नेशनल का मूल नाम बहाल किया जाए। और संगठन की यह मांग उत्तर भारतीय आर्थिक प्रतीकों के प्रति उनके विरोध को प्रकट करती है। और दूसरी मांग यह बात बताती है, दूसरी
मांग इस बात को लेकर थी कि स्कूली पाठ्यक्रम के अंतिम संस्कृति के इतिहास को ज़्यादा महत्व दिया जाए। संगठन की तीसरी मांग राज्य के शिल्पकर्म और शिक्षा कार्यक्रम को लेकर थी। संगठन के अनुसार यह नीति समाज में ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण का बढ़ावा देती थी। डीएमके हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा देने भी खिलाफ थी इसके। और उसके बाद 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन की सफलता में डीएमके को जनता के बीच और भी लोकप्रियता बनी और राजनीतिक आंदोलन के एक लंबे सिलसिले के बाद डीएमके को 1967 के विधानसभा चुनाव में बड़ी सफलता हाथ लगी। तब से लेकर आज तक तमिलनाडु की राजनीति में द्रविड़ दलों का वर्चस्व कायम है। डीएमके के संस्थापक सी अन्नादुरै की मृत्यु के बाद दल में दो फाड़ हो गया और इसमें एक दल मूल नाम यानी डीएमके को लेकर आगे चलकर, जबकि दूसरा दल खुद की ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक कहने लगे और यह दल स्वयं को द्रविड़ विरासत का असली हकदार बताता है। तमिलनाडु की राजनीति में ये दोनों दल 4 दशकों से दबदबा बनाए हुए हैं और इसमें से एक न एक दल 1996 में ऐसे केंद्र से सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा रहा है और 1990 के दशक में एमडीएमके यानी मरुमलर्जी द्रविड़ मुनेत्र कष्टम, पीएमके यानी पटाली मक्कल कच्ची और डीएमडीके देसिया मुरपोको द्रविड़ कष्टम जैसे कई अन्य दल अस्तित्व में आए। तमिलनाडु की राजनीति में इन सभी दलों ने क्षेत्रीय गौरव के मुद्दे को किसी न किसी रूप में जिंदा रखा और एक समय क्षेत्रीय राजनीति को भारतीय राष्ट्रीय के लिए खतरा माना जाता था और लेकिन तमिलनाडु की राजनीति क्षेत्रीयवाद और राष्ट्रवाद के बीच सहकारिता की भावना का अच्छा उदाहरण पेश किया है। ये है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला है। इनका जन्म 1905 में हुआ था, मृत्यु इनकी 1982 में हुआ था। जम्मू एवं कश्मीर के नेता थे। जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता एवं धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे। राजशाही के खिलाफ जन आंदोलन का नेतृत्व किया। धर्मनिरपेक्षता के आकार पर पाकिस्तान का विरोध किया। नेशनल कांग्रेस के नेता थे। भारत में विलय के बाद जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री 1947 में बने। भारत सरकार द्वारा बर्खास्तगी और कारावास जो 1953 से 1964 तक था और पुनः कारावास 1965 से 1968 तक और 1974 में इंदिरा गांधी के साथ समझौता किया। राज्य के मुख्यमंत्री पद पर अड़िग रहे। देखते हैं बाहरी और आंतरिक झगड़े क्या है। तब से जम्मू और कश्मीर की राजनीति बाहरी और आंतरिक दोनों कारणों से विवादास्पद और द्वंद्वपूर्ण बनी रही। जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुआ था, बाहर से पाकिस्तान ने सादा दावा किया कि कश्मीर घाटी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। जैसे हमने ऊपर जाना, पाकिस्तान ने 1947 में राज्य से कायाबली हमला करवाया और जिसके के परिणाम स्वरूप राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तान नियंत्रण में चला गया और भारत दावा करता है कि इस क्षेत्र पर गैर कानूनी कब्जा किया गया है। पाकिस्तान इस क्षेत्र को आज़ाद कश्मीर कहता है। 1947 से कश्मीर का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच द्वंद्व का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। आंतरिक रूप से भारतीय संघ में कश्मीर की दर्जों के बारे में विवाद है और अपने गत वर्ष भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार में अनुच्छेद 370 और 71 के अंतर्गत विशेष प्रावधानों के बारे में हमने पढ़ा था और इस विशेष दर्जे ने 2 विपरीत प्रक्रियाओं को जन्म दिया। जम्मू और कश्मीर के बाहर लोगों का एक वर्ग है जो विश्वास करता है कि अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त राज्य का विशेष दर्जा राज्य को भारत से पूर्ण रूप से एकीकृत नहीं होने देती है और इस वर्ग को लगा कि अनुच्छेद 370 के रद्द न कर देना चाहिए और जम्मू और कश्मीर को भारत के किसी भी अन्य राज्य की तरह माना जाना चाहिए और दूसरे वर्ग अधिकांशतः कश्मीरियों का मानना है कि अनुच्छेद 370 द्वारा प्रदत्त स्वायत्तता पर्याप्त नहीं है। उनकी कम से कम 3 मुख्य शिकायतें थी। पहली यह कि कबायली हमले से उत्पन्न परिस्थिति के सम्मान होने पर विलय मामला राज्य के लोगों को विचार करने के लिए दोनों के वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इससे जनमत संग्रह की मांग उठी है। दूसरा यह अनुभव किया जा रहा था कि अनुच्छेद 370 द्वारा दिए गए विशेष संघीय दर्जा व्यवहारिक रूप से कम कर दिया गया है। इससे स्वायत्तता को बहाल करने या अधिक राज्य स्वायत्तता की मांग उठी और तीसरी यह अनुभव किया गया कि जिस प्रकार का लोकतंत्र शेष भारत में है वैसे जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं किया गया है। 1948 में राजनीति के बारे में देखें। प्रधानमंत्री बनने के बाद शेख अब्दुल्ला ने भूमि सुधार और अन्य
नीतियाँ शुरू करने की जिनसे सामान्य जन को लाभ हुआ और तुरंत, परंतु कश्मीर के दर्जे पर उनकी स्थिति के विषय में उनके और केंद्र सरकार के बीच मतभेद बढ़ता गया। उन्हें 1953 में पदच्युत कर दिया गया और कई वर्षों तक कैद रखा गया और उन्हें बाद नए नेतृत्व को उतना लोकप्रियता समर्थन नहीं मिला और वह राज्य के शासन नहीं चला पाए, जिसका मुख्य कारण केंद्र का समर्थन था। विभिन्न चुनावों में अनाचार और हेरफेर संबंधी गंभीर आरोप हैं और 1953 से और 1974 के बीच की अवधि में कांग्रेस पार्टी ने राज्य की नीतियों का प्रभाव डाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी शेख अब्दुल्ला सहित एक धारा कांग्रेस के सक्रिय समर्थन के साथ कुछ समय तक सत्ता में रहा, परंतु बाद में यह कांग्रेस में मिल गया और इस प्रकार कांग्रेस को राज्य पर सीधा नियंत्रण प्राप्त हुआ और परिवर्तन किए गए। इसी बीच शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार के मध्य समझौते पर पहुंचने के लिए कई प्रयास हुए। 1965 में जम्मू और कश्मीर में संविधान के प्रावधान में एक परिवर्तन किए गए और इसके अंतर्गत राज्य के प्रधानमंत्री का पदनाम बदलकर मुख्यमंत्री कर दिया गया और इसके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम मोहम्मद सादिक राज्य के पहले प्रधानमंत्री बने। 1974 में इंदिरा गांधी की शेख अब्दुल्ला के साथ एक समझौता हुआ और वे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को पुनर्जीवित किया, जिसने 1977 के विधानसभा चुनाव में से बहुमत से जीत हासिल की और शेख अब्दुल्ला का 1982 में निधन हो गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व उनके पुत्र फारूक अब्दुल्ला के पास चला गया, जो मुख्यमंत्री बने, परंतु जल्द ही उन्हें राज्यपाल द्वारा पदच्युत कर दिया गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हुआ और एक गुट एक अल्प अवधि के लिए सत्ता में आया। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से फारूक अब्दुल्ला की सरकार को पदच्युत करने का कश्मीर से नाराजगी की भावना पैदा हुई और इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला में हुए समझौते के बाद कश्मीरियों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जो विश्वास उत्पन्न हुआ था उससे धक्का लगा। यह भावना कि केंद्र राज्य की राजनीति हस्तक्षेप कर रहा है, यह भावना थी कि केंद्र राज्य की राजनीति हस्तक्षेप कर रहा है और पुष्टि हुई कि जब 1986 में नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र में शासन दल कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करने को राजी हो गई। सशस्त्र विद्रोही और उसके बाद देखें तो यह वो वातावरण था जिसमें 1947 के विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। सरकारी परिणामों से नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की भारी जीत दर्शाई और फारूक अब्दुल्ला मुख्यमंत्री के रूप में वापस लौटे, परंतु यह व्यापक रूप से माना जा रहा था कि परिणामों के लोकप्रिय चयन की झलक नहीं है और संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया की गड़बड़ी हुई थी। 1980 के दशक के प्रारंभ से ही भारत में अकुशल प्रशासन के विरुद्ध एक व्यापक नाराजगी चली रही थी और यह नाराजगी और अधिक बढ़ गई क्योंकि सामान्य रूप से विद्यमान भावना यह थी कि केंद्र के आदेश पर राज्य द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कमजोर की जा रही थी और इससे कश्मीर में राजनीतिक संकट उत्पन्न हुआ जो उग्रवाद के उठने से गहरा गया और 1989 तक राज्य एक पृथक कश्मीरी राज्य बनने को लेकर एक उग्रवादी आंदोलन के कब्जे में आ गया। इस विद्रोहियों को पाकिस्तान के नैतिक, आर्थिक और फौजी समर्थन मिला। कई वर्ष तक राज्य राष्ट्रपति शासन और प्रभावी रूप से सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण में रहा और 1990 से पूरा समय जम्मू और कश्मीर ने विद्रोहियों के हाथों और सेनाओं की कार्रवाइयों से असाधारण हिंसा को झेला। राज्य में 1996 में ही जाकर विधानसभा चुनाव हुए जिसमें फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग के साथ सत्ता में आई। अवधि के अंत में 2002 में जम्मू और कश्मीर राज्य में चुनाव हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत प्राप्त करने में विफल रही और इसके स्थान पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार आई। उसके बाद 2002 और इससे आगे की कहानी देखें। गठबंधन के समझौते के अनुसार मुफ्ती मोहम्मद
मोहम्मद पहले 3 वर्ष सरकार के मुखिया रहे और जिनके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुलाम नबी आज़ाद मुखिया बने, जो जुलाई 2008 में लागू राष्ट्रपति शासन के कारण अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और उससे अगला चुनाव नवंबर से दिसंबर 2008 में हुआ। और एक और मिलीजुली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनी 2009 में अमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में सत्ता में आई, परंतु राज्य को लगातार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस द्वारा पैदा की गई गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा। 2014 में राज्य में फिर चुनाव हुए, जिसमें पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक मतदान होना रिकॉर्ड किया गया और परिणाम स्वरूप पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व के बीजेपी के साथ एक मिलीजुली सरकार सत्ता में आई और मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती अप्रैल 2016 में राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी और से महबूबा मुफ्ती के कार्यकाल में बाहरी और भीतरी तनाव बढ़ने वाली बड़ी आतंकवादी घटना हुई और जून 2018 में बीजेपी द्वारा मुफ्ती सरकार को दिया गया समर्थन वापस लेने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 370 के समाप्त कर दिया गया और राज्य को पुनर्गठित कर 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख बना दिया गया और जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख भारत में बहुवादी समाज के जीते जागते उदाहरण है। वहाँ न केवल सभी प्रकार यानी धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, जातीय व जनजातीय की विविधताएं हैं, बल्कि वहाँ विविध प्रकार की राजनीतिक और विकास की आकांक्षाएं हैं, जिन्हें नवीनतम अधिनियम द्वारा प्राप्त करने की इच्छा की गई है और वर्तमान में वहाँ इलेक्शन भी हो रहा है। उसके बाद पंजाब के बारे में देखें। पंजाब के बारे में तो 1980 के दशक में पंजाब में भी बड़े बदलाव आए और इस प्रांत की सामाजिक बुनावट विभाजन के समय पहली बार बदली थी। बाद में इसके कुछ हिस्सों से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नामक राज्य बनाए गए। इससे भी पंजाब की सामाजिक संरचना बदली। हालांकि 1950 के दशक में देश के विशेष हिस्से को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था, लेकिन पंजाब को 1966 तक इंतजार करना पड़ा और इस साल पंजाबी भाषाई प्रांत का निर्माण हुआ। सिखों की राजनीति शाखा के रूप में 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ। अकाली दल के ने पंजाबी सूबा के गठन का आंदोलन चलाया और पंजाबी भाषा सूबे में सिख बहुसंख्यक हो गए थे। ये है मास्टर तारा सिंह। उनका जन्म 1885 में हुआ था, मृत्यु 1967 में हुआ था। प्रमुख सिख धार्मिक एवं राजनीतिक नेता थे। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC के शुरुआती नेताओं में से एक थे और अकाली आंदोलन के नेता थे। स्वायत्तता आंदोलन के समर्थक, लेकिन सिर्फ मुस्लिमों के साथ समझौते की कांग्रेस नीति के विरोधी थे और स्वायत्तता के बाद अलग पंजाब राज्य के निर्माण के समर्थक थे। राजनीतिक संघर्ष देखें पंजाब में। पंजाब सूबे के पुनर्गठन के बाद अकाली दल ने यहाँ 1967 और इसके बाद 1977 में सरकार बनाई। दोनों ही मौके पर गठबंधन सरकार बनी। अकालियों के आगे यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि सूबे के नए सीमांकन के बावजूद उनकी राजनीतिक स्थिति डावाडोल है। पहली बार तो यह कि उनकी सरकार को केंद्र ने कार्यकाल पूरा करने से पहले बर्खास्त कर दिया था। दूसरे, अकाली दल को पंजाब के हिंदुओं के बीच कुछ खास समर्थन हासिल नहीं था। तीसरे, सिख समुदाय भी दूसरे धार्मिक समुदाय की राह, जाति और वर्ग के धरातल पर बटा हुआ था और कांग्रेस को दलितों के बीच, चाहे वे सिख हो या हिंदू, अकालियों से कहीं ज्यादा समर्थन प्राप्त था। इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनजर 1970 के दशक में अकालियों में के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठाई। 1973 में आनंदपुर साहिब में हुए एक सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव जारी हुआ और आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठाई गई थी। प्रस्ताव की मांगों में केंद्रीय राज्य संबंधों की पुनर्भाषित करने की बात भी शामिल थी और इस प्रस्ताव में सिख कौम यानी नेशनल का समुदाय
समुदाय की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों के बोलबाला यानी प्रभुत्व का वर्चस्व का ऐलान किया गया और एक प्रस्ताव भारत में संघवाद के मजबूत करने की अपील है। और उसके बाद आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का सिख जन समुदाय पर बड़ा कम असर पड़ा और कुछ साल बाद जब 1980 में अकाली दल की सरकार बर्खास्त हो गई तो अकाली दल ने पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे पर एक आंदोलन चलाया। धार्मिक नेताओं के एक तबके में स्वायत्तता सिख पहचान की बात उठाई थी। उसके बाद ये एक नेता है संत हरचंद सिंह गोलोवार। इनके जन्म 1932 में हुआ था, मृत्यु 1985 में। सिखों के धार्मिक राजनीतिक नेता थे। छठे दशक के दौरान राजनीतिक जीवन की शुरुआत अकाली नेता के रूप में की। 1980 के अकाली दल के अध्यक्ष थे और अकालियों की प्रमुख मांगों को लेकर प्रधानमंत्री राजीव गांधी से समझौता किया और अज्ञात सिख युवक द्वारा हत्या हो गई इनकी। सिख उसके बाद दिख रहे हिंसा का चक्र देखे पंजाब में, तो जल्द ही आंदोलन का नेतृत्व नरमपंथी अकालियों के हाथ से निकलकर चरमपंथी तत्वों के हाथ में चला गया और आंदोलन ने सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया था। उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित सिखों के तीव्र स्वर्ण मंदिर में अपना मुख्यालय बनाया और स्वर्ण मंदिर एक हथियार बंद किले में तब्दील हो गया। 1984 के जून माह में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया और यह स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाइयों का कूट नाम था। और इस सैन्य अभियान में सरकार ने उग्रवादियों को तो सफलतापूर्वक मार भगाया, लेकिन सैन्य कार्रवाइयों से ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर की क्षति भी पहुंची। इससे सिखों की भावनाओं को गहरी चोट लगी। भारत से बाहर बसे अधिकतर सिखों ने सैन्य अभियान को अपने धर्म विश्वास पर हमला माना और इस बात से उग्रवाद और चरमपंथी समूहों को और बल मिल गया। और कुछ और त्रासद घटनाओं ने पंजाब की समस्या को एक जटिल रास्ते पर ला खड़ा कर दिया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 के दिन उसके आवास के बाहर उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी थी इंदिरा गांधी की। और ये अंगरक्षक सिख थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। एक तरफ पूरा देश इस घटना के से शोक संतप्त था तो दूसरी तरफ दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिख समुदाय के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी और यह हिंसा कई हफ्तों तक जारी रही। 2000 से ज्यादा की तादाद में सिख दिल्ली में मारे गए और देश की राजधानी दिल्ली इस हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। कानपुर, बोकारो और चास जैसे देशों के कई जगहों पर सैकड़ों सिख मारे गए थे। कई सिख परिवारों में कोई भी पुरुष न बचा और इस परिवारों को गहरा भावनात्मक आघात हुआ और आर्थिक हानि उठानी पड़ी। सिखों को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि सरकार ने स्थिति को सामान्य बनाने के लिए बड़ी देर से कदम उठाया और साथ ही हिंसा करने वाले लोगों को कारगर तरीके से दंड भी नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में संसद में अपने भाषण के दौरान इस रक्तपात पर अफसोस जताया और सिख विरोधी हिंसा के लिए देश से माफी भी मांगी थी। और शांति की ओर से देखें, 1984 के चुनावों के बाद सत्ता में आने वाले नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नरमपंथी अकाली नेताओं से बातचीत की शुरुआत की और अकाली दल के तत्कालिक अध्यक्ष हरचंद्र सिंह गोलोवार के साथ 1985 के जुलाई में एक समझौता हुआ। इस समझौते को संजीव गांधी गोलोवार समझौता अथवा पंजाब समझौता कहा जाता है और वह समझौता पंजाब में अमल कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। और इस बात पर सहमति हुई कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा और पंजाब तथा हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग की नियुक्ति होगी। और समझौते में यह भी तय हुआ कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच रावी व्यास के पानी के बंटवारे के बारे में फैसला करने के लिए एक ट्रिब्यूनल यानी न्यायाधिकरण बैठाया जाएगा। और समझौते के अंतर्गत सरकार पंजाब के उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और उसके साथ बेहतर सलूक करने पर
नारेबाजी हुई और साथ ही पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम को वापस लेने की बात की भी सहमति हुई। अब बहरहाल पंजाब में न तो अमल आसानी से कायम हुए और न ही समझौते के तत्काल बाद हिंसा का चक्र लगभग एक दशक तक चलता रहा। उग्रवादी हिंसा और इस हिंसा के दबाने के लिए की गई कार्रवाइयों में मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ और साथ ही पुलिस की ओर से भी ज्यादती हुई। और राजनीतिक रूप से देखें तो घटनाओं के इस चक्र में अकाली दल बिखर गया। केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा और इससे राज्य में सामान्य राजनीतिक तथा चुनावी प्रक्रिया बाधित हुई। संशय और हिंसा से भरे माहौल में राजनीतिक प्रक्रिया को फिर से पटरी पर लाना आसान नहीं था और 1992 में पंजाब ने चुनाव में हुए 1952 में पंजाब में चुनाव हुए तो महज 24% मतदाता वोट डालने के लिए आए और उग्रवाद को सुरक्षा बलों ने आखिरकार दबा दिया। लेकिन पंजाब के लोगों ने, चाहे वे सिख हो या हिंदू, इस क्रम में अगिनत दुख उठाए और 1990 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब में शांति बहाल हुई। 1997 में अकाली दल यानी बादल तथा भाजपा के गठबंधन की बड़ी विजय मिली और उग्रवाद के खात्मे के बाद दौर से यह पंजाब का पहला चुनाव था। राज्य में एक बार फिर आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के सवाल प्रमुख हो गए और हालांकि धार्मिक पहचान यहाँ की जनता के लिए लगातार प्रमुख बनी हुई है, लेकिन राजनीति के अब धर्मनिरपेक्षता की राह पर चल पड़ी है। यह न्यायमूर्ति नानावती जांच आयोग के अनुसार इस बात के साक्ष्य मिले हैं कि 31/10/1984 को या तो बैठक हुई अथवा हमलावरों से संपर्क साधा गया और उनसे सिखों को जान से मारने तथा उनके घरों और दुकानों को लूटने के लिए कहा गया। बड़े अव्यवस्थित तरीके से हमले हुए और हमलावरों को पुलिस की भी ज़्यादा भय नहीं था और इससे जान पड़ता है कि मानो इसे आश्वासन दिया गया हो कि इन कामों को अंजाम देते इस समय या उसके बाद भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। फिर एक और है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 11 अगस्त 2005 को राज्यसभा की बहस में हिस्सा लेते हुए कहा था कि सिख समुदाय से ही नहीं पूरे भारत राष्ट्र से माफ़ी मांगने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि 1984 में जो कुछ हुआ वह राष्ट्र की अवधारणा तथा संविधान में लिखे का नकार है और इसलिए मैं यह किसी झूठी प्रतिष्ठा को लेकर नहीं खड़ा हूँ। मैं सरकार की तरफ से, इस देश की समूची जनता की तरफ से मैं अपना सिर शर्म से झुकाता हूँ और कि ऐसा हादसा देश में आया, लेकिन मान्यवर राष्ट्र के जीवन में ऐसी घड़ियाँ आती हैं। अतीत हमारे साथ होता है और हम अतीत को दोबारा नहीं लिख सकते, लेकिन मनुष्य के रूप में हमारे पास वह इच्छा शक्ति और क्षमता है कि हम अपने लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। चलिए देखते हैं पूर्वोत्तर भारत के बारे में देखते हैं। पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं 1980 के दशक में एक निर्णायक मोड़ पर आ खड़ी हुई थी और क्षेत्र में 7 राज्य है और इन्हें 7 बहनें कहा जाता है। क्षेत्र 7 राज्य हैं और इसे 7 बहनें कहा जाता है और इस क्षेत्र में देश की कुल 4% आबादी निवास करती है, लेकिन भारत के कुल क्षेत्रफल में पूर्वोत्तर के हिस्से को देखते हुए यह आबादी दोगुनी कही जाएगी। 22 किलोमीटर लंबी एक पतली सी राहदारी इस इलाके को शेष भारत से जोड़ती है और अन्यथा इस क्षेत्र के सीमाएं चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है और यह इलाका भारत के लिए एक तरफ से दक्षिण पूर्वी एशियाई का प्रवेश द्वार भी है। इसके इलाके में 1947 के बाद में अनेक बदलाव आए। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का खासी पहाड़ी क्षेत्रीय पहले अलग अलग रियासत थे और आज़ादी के बाद भारत संघ में इनका विलय हुआ। पूर्वोत्तर के पूरे इलाके का बड़े व्यापक स्तर पर राजनीतिक पुनर्गठन हुआ। नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को 1972 में राज्य बने और
जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया। 1947 के भारत विभाजन से पूर्वोत्तर के इलाके भारत के शेष भागों में एकदम अलग थलग पड़ गए थे और इससे का अर्थव्यवस्था पर इससे दुष्प्रभाव पड़ा और भारत के शेष भागों में अलग थलग पड़ जाने के कारण इस इलाके में विकास का ध्यान नहीं दिया जा सका और यहाँ का राजनीति भी अपने ही दायरे से सीमित रही। इसके साथ साथ पड़ोसी राज्यों और देशों से आने वाली शरणार्थी के कारण इलाके की जनसंख्या की संरचना में बड़ा बदलाव आया। पूर्वोत्तर का अलग थलग पड़ जाना इस इलाके की जटिल सामाजिक संरचना और देश के अन्य हिस्सों से मुकाबले इस इलाके का आर्थिक रूप पिछड़ा होना है और जैसे कई बातों ने एक साथ मिलकर एक जटिल स्थिति पैदा की है। ऐसे में पूर्वोत्तर के राज्यों से बड़ी बेतरतीब किस्म की मांगे उठी। इस इलाके में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा काफ़ी बड़ी है, लेकिन पूर्वोत्तर और भारत के शेष भागों के बीच संरचना व्यवस्था बड़ी लचल है और इससे भी पूर्वोत्तर की राजनीति का स्वभाव ज़्यादा संवेदनशील रहा है। पूर्वोत्तर के राज्यों में राजनीति पर 3 मुद्दे हावी हैं: स्वायत्तता की मांग, अलगाव के आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोध। इसमें पहले मुद्दे यानी स्वायत्तता की मांग पर 1970 के दशक में कुछ शुरुआती पहल की गई थी और इससे शेष 2 मुद्दे 1980 के दशक में नाटकीय मोड़ हुए। स्वायत्तता की मांग के बारे में देखें तो आज़ादी के वक्त मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दे तो यह पूरा इलाका असम कहलाता था और गैर असमी लोगों को जब लगा कि असम की सरकार उन पर असमी भाषा थोप रही है तो इस इलाके से राजनीतिक स्वायत्तता की मांग उठी। पूरे राज्य में असमी भाषा को लादने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और दंगे हुए। बड़े राजनीतिक समुदाय के नेता असम से अलग होना चाहते थे और इन लोगों ने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया गया जो 1960 में ही कहीं ज़्यादा व्यापक ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गया और इस नेताओं की मांग थी कि असम में अलग एक जनजातीय राज्य बनाया जाए। आखिरकार एक राजनीतिक राज्य की इन जगह असम को काट कर कई राजनीतिक राज्य बने। केंद्रीय सरकार ने अलग थलग वक्त पर असम को बांट कर मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाए। त्रिपुरा और मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दिया गया। 1972 तक पूर्वोत्तर का पुनर्गठन पूरा हो चुका था, लेकिन स्वायत्तता की मांग खत्म न हुई। और उदाहरण के लिए असम के बोडो, कर्बी और दिमसा जैसे समुदायों ने अपने लिए एक अलग राज्य की मांग की और अपनी मांग के पक्ष में उन्होंने जनमत तैयार करने के प्रयास किए थे। जब आंदोलन चलाए और विरोध कार्रवाइयाँ भी की गई तब कई दफ़ा ऐसे भी हुआ कि एक ही इलाके पर एक से ज़्यादा समुदायों ने अपनी दावेदारी जताई। छोटे छोटे और निरंतर लघुतर होते राज्य बनते चले जाना संभव नहीं था और इस वजह से संघीय राज्य व्यवस्था से के कुछ और प्रावधानों का उपयोग करके स्वायत्तता की मांग के संतुलन करने की कोशिश की गई और इन समुदायों को असम में ही रखा गया और गरीब और दिमसा समुदाय के जिला परिषद के अंतर्गत स्वायत्तता दी गई, जबकि बोडो जनजाति को भारत हाल ही में स्वायत्तता परिषद का दर्जा दिया गया था। अलगाववादी आंदोलन देखें तो स्वायत्तता की मांग से निपटना आसान था और क्योंकि संविधान में विभिन्नताओं का समाहार संघ में करने के लिए प्रावधान पहले से मौजूद था। लेकिन जब कुछ समूहों ने अलग देश बनाने की मांग की और वह भी किसी क्षणिक आवेश में नहीं बल्कि सिद्धांतगत तैयार के साथ, तो इस मांग से निपटना मुश्किल हो गया। देश के नेतृत्व को पूर्वोत्तर के 2 हिस्सों में अलगाववादी मांग का लंबे समय तक सम्मान करना पड़ा और इन दो मामलों की आपसी तुलना हम लोकतांत्रिक राजनीति के कुछ सबक सीखा और आज़ादी के बाद मिजो पहाड़ी क्षेत्र में
आज़ादी के बाद मिजो पर्वतीय क्षेत्र को असम के भीतर ही एक स्वायत्तता जिला बना दिया गया और कुछ मिजो लोगों का मानना था कि कभी वे ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं रहे और इसलिए भारत संघ के उनका कोई नाता नहीं है। 1959 में मिजो पर्वत इलाके में भारी अकाल पड़ा और असम की सरकार इन अकाल के समुचित प्रबंधन में नाकाम रही और इसी के बाद अलगाववादी आंदोलन का जन समर्थन मिलना शुरू हुआ और मिजो लोगों ने गुस्से में आकर लाल गेंडा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बनाया और 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट के आज़ादी की मांग उठते हुए सशस्त्र अभियान शुरू किया गया। इस तरह भारतीय सेना और मिजो विद्रोहियों के बीच 2 दशक तक चली लड़ाई की शुरुआत हुई और मिजो नेशनल फ्रंट के गोलियां युद्ध किया और उसने पाकिस्तान की सरकार ने समर्थन दिया था और तत्कालिक पूर्वी पाकिस्तान में मिजो विद्रोहियों ने अपने ठिकाने बनाए और भारतीय सेना ने विद्रोही गतिविधियों को दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की और इसमें आम जनता की भी एक कष्ट उठाने पड़े और एक दफे तो वायुसेना तक का इस्तेमाल किया गया। सेना के इन मुकदमों से स्थानीय लोगों में क्रोध और अलगाव की भावना और तेज हुई और 2 दशकों तक चले बगावत में हर पक्ष की हानि उठानी पड़ी और इसी बात को भाप का दोनों पक्षों के नेतृत्व में समझदारी से काम लाया और पाकिस्तान में निर्वासित जीवन जी रहे लाल गेंडा भारत आए और उन्होंने भारत सरकार के साथ बातचीत शुरू की। राजीव गांधी 1986 में 2 दशक तक चले बगावत में हर पक्ष को हानि उठानी पड़ी और इससे ये बात को भाप कर दोनों पक्षों के नेतृत्व में समझदारी में काम लिया और पाकिस्तान में निर्वासित जीवन जी रहे लाल गेंडा भारत आए और उन्होंने भारत सरकार के साथ बातचीत शुरू की। राजीव गांधी ने इस बातचीत को एक सकारात्मक समाधान तक पहुंचा। 1986 में राजीव गांधी और लाल गेंडा के बीच एक शांति समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और उससे कुछ विशेष अधिकार दिए गए। मिजो नेशनल फ्रंट अलगाववादी संघर्ष की राह छोड़ने पर राजी हो गए और लाल गेंडा मुख्यमंत्री बने और यह समझौता मिजोरम के इतिहास में नए निर्णायक मोड़ साबित हुए और आज मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है और उसने कला साहित्य और विकास की दिशा में अच्छी प्रगति भी की थी। नागालैंड की कहानी भी मिजोरम की तरह ही है, लेकिन नागालैंड की अलगाववादी आंदोलन ज़्यादा पुराना है और अभी तक इसका मिजोरम के तरह खुशगवार हल नहीं किया गया है और आगामी जापू फिजो के नेतृत्व में नागा लोगों के एक तबके ने 1951 में अपने को भारत से आज़ाद घोषित किया था। फिजो ने बातचीत के कई प्रस्ताव ठुकराए थे और हिंसक विद्रोहियों के एक दौर के बाद नागा लोगों के एक तबके में भारत सरकार के साथ नए एक समझौते पर दस्तखत किए, लेकिन अन्य विद्रोहियों ने इस समझौते को नहीं माना। नागालैंड की समस्या का समाधान होना अभी भी बाकी है और ये है लाल गेंडा के बारे में देख रहे हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1937 में और 1990 में इनकी मृत्यु हुई थी। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक और नेता थे। 1959 के अकाल के बाद विद्रोह ही बन गए और भारत के खिलाफ 2 दशक तक सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया। 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ सुलह और एक समझौता पर हस्ताक्षर किया और नवनिर्मित मिजोरम के मुख्यमंत्री भी बने थे। देखते हैं बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन। देखें, पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर अप्रवासी आए हैं और इससे एक खास समस्या पैदा हुई है कि स्थानीय जनता उन्हें बाहरी समझती है और बाहरी लोगों के खिलाफ उनके मन में गुस्सा है। भारत के दूसरे राज्य अथवा किसी अन्य राज्य से आए लोगों को यहाँ की जनता रोजगार के, आवासों और राजनीतिक सत्ता के एक बार के एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखती है और स्थानीय लोग
बाहर से आए लोगों के बारे में मानते हैं कि ये लोग यहाँ की जमीन हथिया रहे हैं और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इस मसले में राजनीतिक रंग ले लिया है। और कभी कभी इन कारणों के कारण कभी कभी इन बातों के कारण हिंसक घटनाएं भी होती है। 1969 से 1985 तक चला असम आंदोलन बाहरी लोगों के खिलाफ चले आंदोलन का सबसे अच्छा उदाहरण है। असमी लोगों को संदेह था कि बांग्लादेश से आकर बहुत सी मुस्लिम आबादी असम में बसी हुई है। लोगों के मन में यह भावना घर कर गई थी कि इन विदेशियों लोगों को पहचान कर उन्हें अपने देश से नहीं भेजा गया तो स्थानीय असमी जनता अल्पसंख्यक हो जाएगी। और कुछ आर्थिक मसले भी थे। असम में तेल, चाय और कोयले जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मौजूदगी के बावजूद व्यापक गरीबी थी और यहाँ की जनता ने माना कि असम के प्राकृतिक संसाधन बाहर भेजे जा रहे हैं और असमी लोगों की कोई फ़ायदा नहीं हो रहे हैं। और 1969 में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी आसू ने विदेशियों के विद्रोह में एक आंदोलन चलाया। और आसू एक छात्र संगठन है और इसका जुड़ाव किसी भी राजनीतिक दल से नहीं था। आसू का आंदोलन अवैध अप्रवासी बंगाली और अन्य लोगों के दबदबे तथा मतदाता सूची में लाखों अप्रवासियों के नाम दर्ज कर लेने के खिलाफ था। आंदोलन की मांग थी कि 1951 के बाद जितने भी लोग असम में आकर बसे हैं उन्हें असम से बाहर भेजा जाए। और इस आंदोलन ने कई नई तरीके को आजमाया और असमी जनता के हर तबके का समर्थन हासिल किया और इस आंदोलन को पूरे असम में समर्थन मिला। आंदोलन के दौरान हिंसक और त्रासद घटनाएं भी पैदा हुई। बहुत से लोगों को जान गंवानी पड़ी और धन संपत्ति का नुकसान भी हुआ। आंदोलन के दौरान रेलगाड़ियों की आवाजाही तथा बाहरी स्थिति बैरागी तेल शोधक कारखानों को तेल आपूर्ति रोकने के लिए भी कोशिश की गई। 6 साल की सतत अस्थिरता के बाद राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आशू के नेताओं से बातचीत शुरू की और उसके परिणाम स्वरूप 1985 में एक समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत तय किया गया कि जो लोग बांग्लादेश युद्ध के दौरान अथवा उसके बाद के सालों में असम आए हैं उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। आंदोलन की कामयाबी के बाद आशू और असम गण संग्राम परिषद ने साथ मिलकर अपने को एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी के रूप में संगठित किया और इस पार्टी का नाम असम गण परिषद रखा गया। और असम गण परिषद 1985 में इस वादे के साथ सत्ता में आई थी कि विदेशी लोगों के समस्या को सुलझा दिया जाएगा और एक स्वर्णिम असम का निर्माण किया जाएगा। और असम समझौता से शांति कायम हुई और प्रदेश की राजनीति का चेहरा भी बदला, लेकिन अप्रवासी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया और बाहरी का मसला अब भी असम और पूर्वोत्तर के साथ राज्यों की राजनीति में एक जीवंत मसला है। और यह समस्या त्रिपुरा में ज़्यादा गंभीर है क्योंकि यहाँ के मूल निवासी खुद अपने ही क्षेत्र प्रदेशों में अल्पसंख्यक बन गए हैं और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों में भी इसी भय के कारण चकमा शरणार्थी को लेकर गुस्सा थी। उसके बाद समाहार और राष्ट्रीय अखंडता के बारे में देखेंगे। जैसे इन मामलों से पता चलता है कि आज़ादी के 6 दशक बाद की राष्ट्रीय अखंडता के कुछ मसलों का समाधान पूरी तरह से नहीं हो पाया है। हमने देखा कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लगातार एक न एक रूप में उभरती ही रही है और कभी कहीं इसे अलग राज्य बनने की मांग उठी तो कहीं आर्थिक विकास का मसला उठता है, कहीं अलगाववाद के स्वर उठते हैं। तो 1980 के बाद के दौर में भारत की राजनीतिक इन तनावों के घेरे में रही है और समाज के विभिन्न तबकों की मांगों में पटरी बैठा पाने में लोकतांत्रिक राजनीति की क्षमता की परीक्षा हुई। और हम इस उदाहरणों से क्या सबक सीख सकते हैं? पहला और बुनियादी सबक तो यह है कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है और क्षेत्रीय मुद्दे के अभिव्यक्ति कोई असामान्य अथवा लोकतांत्रिक राजनीति का व्याकरण से बाहर की घटना नहीं है। और ग्रेट ब्रिटेन जैसे छोटे देश में भी
स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरी है और स्पेन में वास्को लोगों और श्रीलंका में तमिल ने अलगाववाद मांग की है। और भारत एक बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ विभिन्नताएं भी बड़े पैमाने पर है और अतः भारत को क्षेत्रीय आकांक्षाओं से निपटने की तैयारी लगातार रखनी चाहिए। और दूसरा सबक यह है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की जगह उनके साथ लोकतांत्रिक बर्ताव बातचीत का तरीका अपनाना सबसे अच्छा होता है। अब 80 के दशक की तरफ नजर दौड़ाए, पंजाब में उग्रवाद का जोर था, पूर्वोत्तर में समस्या बनी हुई थी और असम के छात्र आंदोलन कर रहे थे और कश्मीर घाटी में माहौल अशांत थी और इन मामलों को सरकार ने इन व्यवस्था की गड़बड़ी का साधारण मामला मानकर पूरी गंभीरता दिखाई और बातचीत के जरिए सरकार ने क्षेत्रीय आंदोलन के साथ समझौता किया। इससे सौहार्द का माहौल बना और नई क्षेत्रों में तनाव कम हुए। मिजोरम के उदाहरण से पता चलता है कि राजनीतिक सुलह के जरिए अलगाववाद की समस्या से कई कारगर तरीके से निपटा जा सकता है। तीसरा सबक यह है कि सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझना। सिर्फ लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा कर लेना ही काफ़ी नहीं है, इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में दलों और समूहों को केंद्रीय राज्य व्यवस्था में हिस्सेदारी बनाना भी जरूरी है। ठीक इसी तरह का कहना भी नाकाफी है कि किसी प्रदेश अथवा क्षेत्र को अपने मामले में स्वतंत्रता दी गई है, उसी के मामले में स्वतंत्रता दी गई है और क्षेत्रों को मिलाकर ही पूरा देश बनता है। और इसी कारण देश की नियति के निर्धारण में क्षेत्रों की बातों को वजन दिया जाना चाहिए और यदि राष्ट्रीय स्तर के निर्माण में क्षेत्रों को वजन नहीं दिया गया तो उनमें अन्याय और अलगाव का बोध पनपेगा। और चौथा सबक यह था कि आर्थिक विकास के एतबार में विभिन्न इलाकों के बीच असमानता हुई तो पिछड़े क्षेत्रों को लगेगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। और भारत में आर्थिक विकास प्रक्रिया का एक तथ्य क्षेत्रीय असंतुलन भी है और ऐसे में स्वाभाविक भी ही है कि पिछड़े प्रदेश अथवा कुछ प्रदेशों के पिछड़े इलाकों को लगे कि उनके पिछड़ेपन को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। और वे यह भी कह सकते हैं कि भारत सरकार ने जो नीतियां अपनाई है उसी के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुई है। अगर कुछ राज्य गरीब रहे और बाकी तेजी से प्रगति करे तो क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होगा और भारत ही अंतरप्रांतीय अथवा अंतर क्षेत्रीय प्रवास में भी बढ़ोतरी होगी। और सबसे आखिरी बात यह है कि मामलों से हमें इस अपने संविधान निर्माता की दूरदृष्टि का पता चलाता है और वे विभिन्नताओं को लेकर अत्यंत सजग थे और हमारे संविधान के प्रावधान इस बात के साक्ष्य हैं। और भारत ने जो संघीय प्रणाली अपनाई है वह बहुत लचीला है। अगर अधिकतर राज्यों के अधिकार समान है तो जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों के लिए विशेष प्रावधान भी दिए गए हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची में विभिन्न जनजातियों को अपने आचार व्यवहार और पारंपरिक नियमों को संरक्षित रखने की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है और पूर्वोत्तर के कुछ जटिल राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में है और समझाने में ये प्रावधान बड़े निर्णायक साबित हुए हैं। भारत का संवैधानिक ढांचा ज़्यादातर लचीला और सर्वसमावेशी है। जिस तरह की चुनौतियाँ भारत में पेश आई वैसे ही कुछ दूसरे देश में भी आई, लेकिन भारत का संवैधानिक ढांचा अन्य देशों के मुकाबले भारत का विशिष्ट बनता है और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को यहाँ अलगाववाद की राह पर जाने का मौका नहीं मिला और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को यहाँ अलगाव की राह पर जाने का मौका नहीं मिला। भारत की राजनीति में यह स्वीकार किया गया कि क्षेत्रीयता लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है। जैसे यहाँ राजीव गांधी हैं, ये इनका जन्म 1944 में हुआ था, 1991 में मृत्यु हुई थी। 1984 से 1989 के बीच भारत के प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी के पुत्र थे और 1980 के बाद राजनीति में सक्रिय। पंजाब में आतंकवादियों, मिजो विद्रोही तथा असम में छात्र संबंध से समझौते, खुले अर्थव्यवस्था एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की हिमायत की और सिंघली तमिल
समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय शांति सेना को श्रीलंका की सरकार के पुनरोध पर श्रीलंका भेजा और संदिग्ध LTTI आत्मघात द्वारा हत्या हुई इनकी। उसके बाद गोवा की मुक्ति देके, हालांकि 1947 में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का खामा हो गया था और लेकिन पुर्तगाल ने गोवा, दमन और दीव में अपना शासन हटाने के इनकार कर रहे थे और यह क्षेत्र 16वीं सदी में ही औपनिवेशिक शासन में था और अपने लंबे शासन काल में पुर्तगालियों ने गोवा की जनता का दमन किया और इसने यहाँ के लोगों की नागरिक अधिकारों से वंचित भी रखा गया और बनाते श्रम परिवर्तन कराया। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने बड़े धैर्य पूर्वक पुर्तगाल को गोवा से अपना शासन हटाने पर रजामंदी करने की शामिल की और गोवा में आज़ादी के बाद आज़ादी के लिए एक मजबूत जन आंदोलन चलाया गया और इन आंदोलन को महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रहियों ने बल दिया। आखिरकार दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा में अपनी सेना भेजी और 2 दिन की कार्रवाई में भारतीय सेना ने गोवा को मुक्त करा लिया। गोवा, दमन और दीव संघ शासित प्रदेश है। जल्द ही एक और समस्या उठ खड़ी हुई थी। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के नेतृत्व में एक हल्के से मांग रही थी कि गोवा को महाराष्ट्र में मिला दिया जाए क्योंकि यह मराठी भाषी बोलते हैं और ये मराठी भाषी क्षेत्रीय हैं और बहरहाल बहुत से गोवावासी गोवानी पहचान की अनुमति की स्वतंत्र अहमियत बनाए रखना चाहते हैं। कोंकणी भाषा के लिए भी उनके मन में आग्रह था और इस तबके का नेतृत्व यूनाइटेड वन पार्टी यानी यूजीपी ने किया और 1967 के जनवरी में केंद्र सरकार ने गोवा में एक विशेष जनमत सर्वेक्षण कराया। इसमें गोवा के लोगों से पूछा गया कि आप लोग महाराष्ट्र में शामिल होना चाहते हैं अथवा अलग बनकर रहना चाहते हैं। तो इस मामले पर सरकार ने जनता की इच्छा को जानने के लिए जनमत संग्रह जैसी प्रक्रिया अपनाई और अधिकतर लोगों ने महाराष्ट्र से अलग रहने के पक्ष में डाला और इस तरह गोवा संघ शासित प्रदेश बन गया और अतः 1984 के गोवा नाम का एक राज्य बन गया था।